आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के शिक्षा दर्शन के बारे में। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षक का, अभिभावक का, इन लोगों का क्या रोल रहता है। प्लेटो के अनुसार 4 वर्च्यूज प्रमुख रूप से हैं। समाज को न्यायोचित बनाना, मातृकाल की शिक्षा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिक सैनिक शिक्षा, टेलर्ड एजुकेशन की बात करी है। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, शिक्षण का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, उस मूल्यांकन की कौन सी पद्धतियां वह दार्शनिक बताता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के शिक्षा दर्शन के बारे में। किसी भी शिक्षा दर्शन को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 4-5 बिंदुओं पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं। पहला होता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो उस दार्शनिक ने बताया है। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसने स्ट्रक्चर किस तरह का डेवलप किया है, या उसने करिकुलम में किन चीज़ों पर ज़्यादा महत्व दिया है, पाठ्यचर्या में क्या चीज़ों को वो शामिल करना चाहता है। इसके अलावा हम पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि वो शिक्षण करने के लिए किस विधियों को इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, और वह विधियाँ, उस विधियों को इस्तेमाल करने में शिक्षक का, अभिभावक का, इन लोगों का क्या रोल रहता है और उन्हें किस तरह से वह दर्शाता है। और अंत में हम यह भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी शिक्षा दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद में शिक्षण का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, उस मूल्यांकन की कौन सी पद्धतियां वह दार्शनिक बताता है। तो इन 4-5 पैरामीटर पे हम लोग प्लेटो के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो के अनुसार क्या था। अगर हम रिपब्लिक में जाएं, जहां पर मुख्यतः प्लेटो के शिक्षा दर्शन को लेकर बातचीत हुई है, इसके अलावा एक और पुस्तक है द लॉज, जहां पर प्लेटो ने शिक्षा दर्शन की बात की है। तो हम रिपब्लिक में देखते हैं कि जब न्याय की बातचीत हो जाती है, न्याय को लेकर एक सहमति बन जाती है, तो सभी दार्शनिक इस बात पर आगे चर्चा करते हैं कि भाई हमें न्याय की एक समझ या एक परिभाषा तो हमने बना ली, लेकिन समाज में स्थापित करने के क्या तरीका होगा, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और जब उसको स्थापित करने के तरीके की बात आती है तो वहां पर प्लेटो शिक्षा को मानता है कि शिक्षा वो तरीका है जिसके द्वारा समाज में न्याय स्थापित किया जा सकता है। तो हम ये स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है समाज को न्यायोचित बनाना, और व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो व्यक्ति के अंदर सद्गुण, वर्च्यूज को क्रिएट करना एक कार्य है शिक्षा का। तो अब हम यहाँ पर इसके अलावा सुकरात जब बातचीत करता है, वहां पर सुकरात वह चरित्र है जिसके द्वारा प्लेटो अपनी बात कहलवाता है रिपब्लिक में, जो उसका गुरु है प्लेटो का। तो सुकरात कहता है कि शिक्षा का कार्य होता है जो मूल्य समाज ने सदियों में बनाए हैं, इतनी मेहनत से जो मूल्य हमने निर्माण किए हैं, जिनके हिसाब से हमें जीना चाहिए, उन मूल्यों का ट्रांजिशन, उन मूल्यों को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरण करना शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। तो वर्च्यूज का इस्तेमाल, न्याय को स्थापित करना और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक ले जाना। सुकरात वहां यह स्पष्ट करता है कि अगर हम एक पीढ़ी में भी जो मूल्य हमने इतनी मेहनत से बनाए हैं उनको ट्रांसफर करने में विफल रहते हैं तो वो सारे मूल्य ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि उससे अगली पीढ़ी तक उनमें से कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। एक पीढ़ी के गैप पर सारी की सारी मूल्यात्मक सोच, जो पूरी समझ डेवलप हुई है एक संस्कृति में, वो समाप्त हो सकती है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर है। जब हम वर्च्यूज की बात करते हैं तो वर्च्यूज में प्लेटो के अनुसार 4 वर्च्यूज प्रमुख रूप से हैं: विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। तो अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो विजडम को हम प्रज्ञा कह सकते हैं, बौद्धिकता कह सकते हैं, लेकिन बौद्धिकता ये तर्क वाली नहीं है, ये समझ वाली है, जिसमें हम सही डिसीजन लेते हैं। तो विजडम। दूसरी चीज है टेम्परेंस, आत्मसंयम, अपनी इच्छाओं पर और अपने वासनाओं पर और विशेष तरह के जुनूनों पर एक संयम, नियंत्रण करना। इसके अलावा न्याय की समझ होना, न्याय क्या है, न्याय को करना। और साहस प्लेटो के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुण है। ये 4 गुण सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रमुख रूप से जो शासन करता है उनके लिए ये 4 गुण बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं प्लेटो ने। शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए हमें प्लेटो के फिलोसोफर किंग की अवधारणा को भी समझना होगा
क्योंकि हम जानते हैं जब सुकरात को जहर दे दिया गया था तो उसका असर प्लेटो के जीवन पर और उसके चिंतन पर बहुत गहरा पड़ा था, और वह यह सोचने लगा था कि हम आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। और उसके लिए उसने न्याय की, जस्टिस की बातचीत की, और उसने यह भी माना कि इस तरह का न्याय जो है वो एक दार्शनिक राजा ही स्थापित कर सकता है, जिसके अंदर सत्य को और न्याय को समझने की क्षमता होगी। तो इस तरह के राजा का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से एक जुड़ी हुई अवधारणा है शिक्षा के साथ में। शिक्षा का उद्देश्य इस तरह की दार्शनिक राजा का निर्माण है। अगर हम अब आए करिकुलम के दृष्टि पर कि करिकुलम को लेकर प्लेटो क्या विचार रखता है, दूसरा वो किस आयु वर्ग में किस तरह की शिक्षा की बात करता है, इसको हम समझने की कोशिश करें। तो प्लेटो सबसे पहले मात्रकाल एक टर्म यूज करता है, मात्रकाल की शिक्षा, जिसे हम 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में शिक्षा की बात करता है। इस काल में बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आता है, लेकिन वो घर में शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। तो यहाँ 2 तरह की शिक्षा मुख्य रूप से वो प्राप्त करता है। पहली ये कि वो नैतिक कहानियां सुनता है परिवार में, और उन कहानियों के माध्यम से नैतिकता के कुछ उसके अंदर अवधारणाएं विकसित होने लग जाती है, एक समझ विकसित होने लग जाती है। दूसरा, वो अपने परिवार में अपने परिवारजनों के आचरण को देखता है, और उस आचरण के द्वारा उसके अंदर किस तरह का व्यवहार करना है इसकी समझ एक तरह से वो डेवलप कर लेता है, जिसको हम बोल सकते हैं दैनिक दिनचर्या, डिसिप्लिन। ये सारी चीज उसकी लाइफ में मात्रकाल में ही आ जाती हैं, 0 से 6 वर्ष के बीच में। अच्छा, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस काल में बच्चे का रचनात्मक कार्य होता है, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब बच्चा बन रहा होता है। तो इस समय पर जो चीजें वो सीखता है या जो चीजों का उसके ऊपर असर होता है, उसका असर जीवन भर रहता है। इसलिए अभिभावकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इस काल में। अब 6 से लेके 20 वर्ष की आयु है, इसमें हम आज के समय की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन, इन दोनों को हम शामिल कर सकते हैं। और प्लेटो यहाँ पर किन चीजों की बात करता है, विशेषकर वो 6 से लेके 20 साल के बीच में जिम्नेजियम की बात करेगा, शारीरिक शिक्षा की बात करता है। इससे पहले वो कहानी की बात कर ही चुका है, उसके अलावा काव्य की और कला की इस समय पे बात करता है, और वो कहता है कि इस समय पे बच्चों को ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। 18 से 20 वर्ष के बीच में वो सैनिक शिक्षा की अनिवार्य बात भी करता है। 2 से 3 वर्ष के बीच में एक बेसिक सैनिक शिक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। इसके अलावा 20 साल के बाद वो 35 वर्ष तक प्रशासन की और शासन की एक व्यवहारिक समझ और व्यवहारिक स्किल्स डेवलप करने की बात करता है। तो इस तरह से उसने 0 से लेकर 35 वर्ष तक शिक्षा को बांटा है, और जो 20 से ऊपर की जो शिक्षा है, जो हम हायर एजुकेशन बोल सकते हैं, वह सभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वह शासक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शासक वर्ग में 2 लोग आ सकते हैं, एक तो फिलोसोफर किंग और दूसरा गार्जियन क्लास, जिसको उसने बोला है। इसको हम बोल सकते हैं सैनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव आज के समय में जो इसमें शामिल होते हैं। राजा के जो सहायक होते हैं वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं, जो न्याय को राजा तो डिसीजन लेता है, लेकिन ये वर्ग न्याय को स्थापित करने में मदद करता है राज्य के अंदर। और तीसरा वर्ग होता है जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे प्लेटो ने बोला है उत्पादक वर्ग, या इसमें शामिल होते हैं लेबरर्स, क्राफ्टमैन, किसान, इस तरह के सारे लोग जो किसी न किसी तरह से समाज में कुछ उत्पादन करते हैं। तो इन तीनों के द्वारा ही प्लेटो के राज्य का सिद्धांत निर्माण होता है, और ये तीनों अपने अपने काम को सही ढंग से करें, इसी को उसने न्याय कहा है या आइडियल स्टेट कहा है। अब हम अगर करिकुलम की बात करें और उस पर समझने की कोशिश करें, तो ये 3 वर्ग जो अलग अलग हैं, इन्हीं के हिसाब से प्लेटो ने टेलर्ड एजुकेशन की बात करी है। एक तरह से हर व्यक्ति के अंदर, प्लेटो का मानना है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से कुछ क्षमताएं और कुछ यूनिक गुण होते हैं। शिक्षक का कार्य है उन गुणों को पहचाने और उसी हिसाब से उस बच्चे को शिक्षा दे और उस तरह के सोशल रोल में जाने के लिए उसको तैयार करे। तो यहाँ पर एक टेलर्ड करिकुलम की बातचीत हो रही है। हर किसी को हर चीज नहीं पढ़ानी है,
उस वर्ग के हिसाब से वो गुण जो उसको जरूरी हैं वही उसको डेवलप करने की बात कही गई है। हमने देखा कि फिलोसोफर किंग है, उसके अंदर क्या चाहिए, उसको चाहिए डिसीजन मेकिंग की क्षमता, और उसके लिए उसको दो चीजों की समझ होनी चाहिए, एक तो सत्य और दूसरा जस्टिस। इन दोनों की समझ के बिना वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसी तरह से सोल्जर क्लास के अंदर करेज, साहस चाहिए, उसके अंदर टेम्परेंस चाहिए, आत्मसंयम, अपनी इच्छाओं पर, वासनाओं पर वो संयम कर सके ताकि वह लोगों के भले के लिए कार्य कर सके। ये आज के समय में हम देख सकते हैं कि आईएएस या यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वहां पर एथिक्स को लाने का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं प्लेटो के इस विचार में दिखता है कि वो आत्मसंयम की बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर। इसी तरह से अगर हम देखें उत्पादक वर्ग को क्या चीजें उसको डेवलप करनी होगी, डेडिकेशन की क्षमता चाहिए, उनके ऊपर विश्वास कर सके, लोग वो समय पर कार्य करें, उनके अंदर कुछ कौशल हो, स्किल्स हो, इसके अलावा उनके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता हो, इनोवेशन करने की क्षमता हो। तो ये इस तरह के अलग अलग स्किल्स है जो आपको डेवलप करने हैं अलग अलग क्लास के हिसाब से, और वही आपको करिकुलम बनाना है। यहाँ पर हम देखें तो उसने टीचर का महत्व माना है कि भाई ये नेचुरल एबिलिटीज हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं अपने छात्रों के अंदर पहचाने और उनको डेवलप करें, और ये एक तरह से रोल दिया गया है शिक्षक को। अगर हम बात करें कि फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड स्टोरीज की बात करी है उसने, ये सारी चीजें चाहिए, शिक्षा के ये रोल है। अगर हमें डिसिप्लिन डेवलप करना है और आत्मसंयम क्रिएट करना है तो उसके लिए प्लेटो के अनुसार फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण बन जाती है, उसको हमें करना चाहिए। अगर ये बात करें कि हमें किसी का चरित्र का निर्माण करना है और उस निर्माण को करने के लिए हमें किस मेथड को डेवलप करना चाहिए, तो उसके लिए म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने को चरित्र निर्माण के लिए और नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण माना है। आज के समय में अगर हम जाएं तो न्यूरो साइंस की जो नई रिसर्च हो रही है वहां पे ये चीज क्लियर हो रही है कि जो नरेटिव के थ्रू, हम जो कहानियों के थ्रू जिन चीजों को सुनाते हैं वो छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर गहरा असर करती हैं, खास करके नैतिकता की दृष्टि को लेकर। यहाँ पर प्लेटो का ये मानना है कि नैतिकता या नैतिकता की जो समझ है वह उनमें कहानियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसमें काव्य का, कविताओं का बहुत योगदान होता है। यही चीज हम भारतीय चिंतन पद्धति में भी देखते हैं, और भारतीय जो उपनिषद हैं या शास्त्र हैं उनमें आप देखेंगे कि कहानियों के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की गई है, खास करके नैतिक मूल्यों की। अब हम बात करें कि एक और स्किल है जिसके बारे में प्लेटो बात करता है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। वो ये स्किल की बात करता है जब हम हायर एजुकेशन में चले जाते हैं 18 साल के बाद, वहां पर वो बात कर रहा है कि अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है और दूसरा आत्म अवलोकन की क्षमता, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स और फिलॉसफी, इन दो विषयों को पढ़ाना आवश्यक है बौद्धिक डेवलपमेंट के लिए। और तीसरी चीज है, अगर हम बात करें, जब हम मेथड की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्लेटो का ये मानना है कि हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है शिक्षा के लिए। वो एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है, एक तरह से वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें, और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें छात्र आसानी से पॉजिटिव बातों पर फोकस करें, और नेगेटिव बातों को अगर आपको लगता है, या नेगेटिव चरित्रों को आपको लगता है कि आप उनको ना बताएं या उनको आप छुपा ले जाएं, तो ये ठीक है शिक्षा के लिए प्लेटो के अनुसार, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनका असर उनके चरित्र निर्माण पे पड़ेगा और वो उसको डेवलप कर पाएंगे, और नेगेटिव चीजों को अगर आपको छोड़ना पड़े तो आपको छोड़ देना चाहिए। ये एक तरह का कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ना कि प्राकृतिक एनवायरनमेंट। प्लेटो का यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या हमें छोटे बच्चों को ही सारी रियलिटी जो समाज की है, अच्छी बुरी सारी दिखा देनी चाहिए। तो यहाँ प्लेटो का सजेशन यह रहेगा कि नहीं, एक फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव स्टोरीज या पॉजिटिव उदाहरण ही बच्चे को देंगे तो उसका चरित्र उस तरह से निर्मित हो जाएगा, और बाद के समय में आकर जब वो मैच्योर होगा तो उसको वो चीजें भी पता चली जाएंगी जो समाज की नकारात्मक चीजें हैं। क्योंकि अगर आप नकारात्मकता शुरू में दिखाएंगे तो उसका असर उस बच्चे पर
उस विद्यार्थी पर पड़ सकता है और इससे हमें बचना चाहिए। एक चीज और है, जब हम पेडागोजी में प्लेटो इस चीज को बहुत क्लियरली कहते हैं कि हमें दबाव के साथ में पढ़ाना नहीं चाहिए, हमें इंजॉयबल फन का माहौल रखना चाहिए ताकि जो भी बच्चा पढ़े उसको वो गहरे से समझे और उसमें उसकी रुचि हो, ना कि उसको दबाव, क्योंकि दबाव से जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो उसका असर छात्र पर नहीं आता है और वो बहुत गहरे से उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसके ऊपर। हमने अभी तक बातचीत की है प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य, टेलर्ड करिकुलम की बात करी है, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरह के वर्च्यूज की बात करी। इसके बाद हमने यह भी बात करी कि वो कैसे किस आयु वर्ग में किस तरह की शिक्षा की बात करता है, और हमने उसके मेथड को लेके भी थोड़ी सी बातचीत करी कि वो शिक्षा की किन पद्धतियों को महत्व देता है। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि टीचर का रोल पे भी हमने थोड़ी सी बातचीत करी है, लेकिन टीचर का और अभिभावकों का रोल विशेष करके प्लेटो के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लेटो को अगर हम तुलना करें भारतीय गुरुकुल पद्धति से, तो वह यह मान के चल रहा है कि शिक्षक जो है उसके अंदर सद्गुण होने चाहिए और उन सद्गुणों के प्रभाव में उस तरह का जो व्यवहार शिक्षक करेगा उसका असर छात्रों पे पड़ता है और छात्र उससे सीखते हैं। छात्रों के लिए शिक्षक एक इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, वह एक रोल मॉडल भी होता है, वह एक गाइड भी होता है जो उनको सत्य की ओर ले जाता है और वह उनको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म ज्ञान की ओर भी लेके जाता है। शिक्षक का रोल इतना महत्वपूर्ण प्लेटो के अनुसार है। और दूसरा, हम ये बात तो कर ही चुके हैं कि शिक्षक का कार्य इतना बड़ा है कि वह बच्चों के अंदर नेचुरल टैलेंट जो है उसको, यूनिकनेस को उनकी पहचाने और उसको दिशा दे और सामाजिक रोल उस तरह से तय करे। अभिभावकों का रोल हम देख चुके हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से पहले की जो मातृकाल है उसमें उनका रोल बहुत ज्यादा होता है और उनके व्यवहार का असर भी बच्चे के ऊपर बहुत गहन पड़ता है। एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेटो ने जो रिपब्लिक में डिस्कस करी है, खास करके जिसको हम बोलते हैं गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास में उसने बात करी है कि बच्चों को माता पिता न पालकर पूरी की पूरी गार्जियन क्लास कलेक्टिवली पाले। किसका बच्चा कौन सा है उनको पता ही ना हो, सब सारे बच्चों को एक साथ पाला जाए। उसका उद्देश्य ये था कि जिससे राष्ट्र के ऊपर जो हम परिवार को हमेशा, जो हमारे आज के समय में राजनीति में बातचीत आती है परिवारवाद की, उसका इलाज वो इस तरह से ढूंढ रहा है कि परिवार को वरीयता देते हैं गार्जियन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, लीडर्स हैं या जो पावरफुल पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर उनके अंदर ये पता ही ना चले कि उनके बच्चे कौन से हैं और वो कॉमनली पाले जाएं, तो वो राष्ट्र के पक्ष में ही सारे निर्णय लेंगे और उनके मन में दुविधाएं कम पैदा होंगी। इस तरह का विचार भी प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में सामने किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, शिक्षा से सीधे सीधे नहीं जुड़ा है, लेकिन एक जरूरी बिंदु है जिस पर हम सोच सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी है। अब हम अपनी बातचीत के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां पर हम बात करेंगे प्लेटो के मूल्यांकन के तरीकों पर, या प्लेटो जो पूरी शिक्षा है उसमें मूल्यांकन की क्या विधि अपनाता है और कैसे उसकी स्टेजेस तय करता है। तो शुरुआती स्टेज में प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जो छात्र हैं उनके बीच में ये पहचानना कि उनके अंदर प्राकृतिक रूप से किस तरह की क्षमताएं हैं जिनको हमें नर्चर करना है एक शिक्षक के तौर पर, उनको आइडेंटिफाई करना और उसको लगातार करना। एक बार में तय न कर लेना कि यह छात्र इस दिशा में ही जाएगा, और उसको समय समय पर उसका मूल्यांकन करते रहना कि वह उस दिशा में जाने में कैसा कर रहा है। पहले तो ये चीज लगातार चलती रहती है। उसके अलावा शुरुआती दौर में जो वो ऑब्जर्व करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वह उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है छात्र, और उसके अलावा वह स्टोरी टेलिंग, कहानी और उसमें कैसा है। और तीसरी चीज जो देखी जाती है उस समय उसकी फिजिकल हेल्थ, वो शारीरिक रूप से किस तरह से कर रहा है, जिम्नेजियम में कैसा उसका योगदान है या किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। बाद में जब वो आगे की स्टेजेस में जाता है तो उसकी तार्किक क्षमता डायलेक्टिक के माध्यम से और उसको देखा जाता है कि वो कैसा कर रहा है, मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में किस तरह की उसकी बौद्धिक क्षमता डेवलप हो रही है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन उसका किया जाता है लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग में। और तीसरा चीज, जब बाद में ये पता चल जाता है कि इसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं
जो लीडरशिप की ओर जा सकते हैं और उनके अंदर ये वाली क्षमताएं हैं। और जो लोग उस लायक नहीं होते हैं या उसके लिए अनफिट होते हैं, जिनको माना जाता है कि ये लीडरशिप में जाने के लिए सही नहीं है, उन्हें फिर दूसरे ओर डाइवर्ट किया जाता है, खास करके उत्पादक वर्ग की ओर, और वहां पर उस तरह के स्किल्स उनको सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये मोटे तौर पर उसका इवैल्यूएशन का मेथड था, पद्धति थी। तो इस पूरी बातचीत में ये चीज साफ होती है कि प्लेटो का जो शिक्षा का दर्शन है वो व्यक्तिगत विकास, मूल्यात्मक चारित्रिक निर्माण के साथ साथ स्टेट या राज्य का विकास कैसे होगा, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। इसके अलावा उसका शिक्षा दर्शन यह भी कोशिश करता है कि वह लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कोई भी छात्र लगा रहे और उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, और नैतिक शिक्षा और शारीरिक कला, इन सारी चीज़ों को एक तरह का उसका व्यापक फलक है शिक्षा का। वह सिर्फ बौद्धिक शिक्षा तक नहीं है, इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा का पूरा दर्शन है प्लेटो का, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल की तरह से उसको डेवलप करता है, जो न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे के पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। तो इसी के साथ आज की हम बातचीत खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। नमस्कार।